इस बार के एग्जाम में बोला ना सॉलिड फ्लूइड नहीं है, सॉलिड है। आपको चाहिए तो मैं फ्लूइड्स में थोड़ा सा रख देता हूँ। सॉलिड जो है सॉलिड तो आ ही रहा है, फ्लूइड्स भी हमारा बात जो हमने पढ़ा है, तो मोस्टली आएगा तो फ्लूइड्स में से एक क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा जो बाकी सब क्वेश्चन आएंगे। आपका पूरा हो चुका है, आज हो जाएगा। ऐसा करके मुझे बोला है कि हो जाएगा, तो एमएससी पूरा हमारा और चलिए pressure difference due to rotation of decreasing P equal to PA plus half rho omega square into x square। अब इस केस में अगर हम ध्यान से पढ़े और समझे क्या दिया हुआ है इसके अंदर, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। प्रेशर ड्यू टू ये और लिखा है ना आगे, जल्दी क्यों लिखा है, और जल्दी है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मॉड्यूल निकालो। मॉडल निकाला हमने। कौन मेरा बात कर रहा है? अरे रुक जा। इसमें हमने क्वेश्चन किया था कि एक भी तीनों को मिला के कोई क्वेश्चन किया है क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना हमने। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 मॉड्यूल का एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल 11 में। अगर हम ध्यान से पढ़ें कि एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है, इसका डायमेंशन 5x4x3 है, और उसमें वाटर जो है वो कितनी हाइट तक दिया हुआ है, 2 मीटर हाइट तक दिया हुआ है। इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, इसको हम कैसे एक्सेलरेट करवा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है अलोंग द लॉन्गर साइड
आपको बताना है कि कितना मैक्स एक्सेलरेशन हो that can be given without spilling the water. मैक्स एक्सेलरेशन कितना हो कि वाटर उसमें से स्पिल आउट ना हो। अरे हाँ है ना। तो ये रहा हमारे पास में टैंक दिया हुआ है। ये 2 मीटर का टैंक दिख रहा है आपको। इसमें वाटर 2 मीटर की हाइट तक का है और ये टोटल हाइट कितना है इसमें 3 मीटर। ये रहा वाटर और ये 5 मीटर है इसका। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एक्सेलरेट करेगा, जब ये एक्सेलरेट करेगा तो वाटर कहाँ जाने लगेगा, पीछे की तरफ, और स्पिल आउट ना हो, मतलब वाटर मैक्स टू मैक्स कितना एक्सेलरेशन हो कि वाटर बाहर ना निकले, मतलब यहीं पे रहने वाला है, इसके नीचे, ये इसके ऊपर, यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं। ठीक है, यहाँ से क्लैरिटी आई है। अब ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, AM। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है, ये 2 मीटर की हाइट थी, अर्ली है इतना 2 मीटर था। अरे भाई थोड़ा पंचायत कम कर दोगे, समझ लो, यानी क्या औरतों की तरह बात है। और ये 1 मीटर हाइट ऊपर यहाँ से चढ़ गया है। जनरली एक सिंपल सा नोट है कि अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो और वाटर स्पिल आउट नहीं हो रहा है और वॉल्यूम क्या है, कंजर्व स्टेट पे, तो जितना ऊपर चढ़ेगा एक तरफ उतना ही दूसरी तरफ क्या होगा, नीचे आएगा। यह है नोट, ये हम चाहे तो सीधा याद रख सकते हैं। और अगर आप चाहे कि भाई सर वो प्रूव करके बताओ कि भाई ये 1 मीटर ही है, ये y का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 माइनस y, तो क्या कर सकते हैं, ये कौन सा, ये डॉटेड लाइन बनाइए, ये क्या है, इनिशियल लेवल, जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। यहाँ साफ लिखा है वाटर विल नॉट स्पिल आउट। अगर वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्व। वॉल्यूम अगर कंजर्व है तो इसका मतलब क्या होगा, जितना वॉल्यूम अप हुआ है उतना ही वॉल्यूम डाउन हुआ है। डाउन हुआ है, जितना वॉल्यूम अप हुआ है उतना ही वॉल्यूम डाउन हुआ है। ये सुनो, ये इसको चाहिए तो ऐसे लिख दो, जितना वॉल्यूम इनिशियल में जितना वॉल्यूम है, बाद में भी उतना ही वॉल्यूम। इनिशियल में कितना वॉल्यूम था भाई, 5 इंटू विड्थ कितना है, अंदर की तरफ 4 था, 4 इंटू कितनी हाइट तक लिक्विड है, 2, ये इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल में अभी देखो जो आपको एरिया दिख रहा है वो एरिया पकड़ो, इंटू विड्थ करो। एरिया कौन सा दिख रहा है, वाटर का एरिया ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है ना यार। ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 3 + y।
इंटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर 5, ये तो हुआ एरिया जो फ्रंट से हमें दिखाई दे रहा है, इंटू विड्थ, विड्थ कितना है 4, 5 इंटू 4 से तो कैंसल आउट हो गया, 5 इंटू 4 2 इक्वल टू 1/2 3 प्लस y, तो y इक्वल टू कितना आया 1, y इक्वल टू कितना आया 1 मीटर, y इक्वल टू कितना आ गया है 1 मीटर। तो y की वैल्यू कितना आ चुका है 1 मीटर। तो आप देख पाओगे कि अगर y का वैल्यू 1 मीटर आया है तो इधर 2 माइनस 1 y भी कितना 1 कितना हुआ 1 मीटर ही हुआ। तो यहाँ हम एक अच्छा सा नोट बीच मैदान में लिख रहे हैं क्वेश्चन के, जो आप बिना ये कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाए आप सॉल्व कर सकते हो। ये रहा कंटेनर, ये मैक्स से जाता है, ये वो इनिशियल लेवल है। तो आप एक चीज देख पाएंगे, ये अगर मेरा इनिशियल लेवल से अगर ये जितना ऊपर गया होगा उतना ही इधर से नीचे आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और अगर मुझे ये थीटा ये दिया हुआ है मेरे पास में, तो दिस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस tan थीटा इज इक्वल टू, एक काम कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट लीजिए, जो हो जाएगा कैपिटल H, विच इज कैपिटल H अपॉन यहाँ से यहाँ तक कितना है L, कैपिटल H अपॉन L। तो कैपिटल H क्या, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, 2 इंटू स्मॉल h अपॉन L, और विच इज इक्वल टू a max अपॉन G। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, 4 a max सीधा ध्यान में रख सकते हो। तो आपको ये ऊपर नीचे वाला करना जो पड़ेगा, तभी आप समझ गए ये 1 मीटर ऊपर है, ये 1 मीटर नीचे है। यहाँ पर क्या करो, अभी ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना हाइट हुआ 2 मीटर। तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू a max अपॉन G। a max is equal to 2G by 5, 2 into 10 upon 5, which is equal to 4 meter per second square.
लिख के? वो अलग से लिखा हमने। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। इसी में एक और दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 2। ये तो फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2। ये सब दोनों ही नोट में आ रहे हैं ना। अगर इंक्लाइंड सरफेस होगा, कौन सा सरफेस हो? इंक्लाइंड सरफेस हो, तो उस केस में क्या होगा देखिए। का मतलब है एंगल ऑफ लिक्विड सरफेस है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर अगर आप इस कंटेनर को या बीकर को देखेंगे, ना तो ये हॉरिजॉन्टल में है ना ये वर्टिकल में है, ये इंक्लाइंडली मूव कर रहा है। मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा इसका, अगर ये देखेंगे तो ax हुआ और ये क्या हुआ ay। ax कितना होगा जिसके साथ एंगल बने, कौन सा कंपोनेंट? cos। अब ये कितना है, ये अल्फा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये यहाँ पर भी बड़े ध्यान से देखो कि ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। हाँ है ना, ये हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। जेड बन रहा है ना ऑल्टरनेट एंगल, तो a cos अल्फा। ay कितना होगा देखिए, ay इज इक्वल टू a sin अल्फा। तो अगर आपको ये थीटा निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू ax बाई g लिखते थे, लेकिन जब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया तो g ना लिख के क्या लिखते हो आप, g मैक्सिमम। समझ में आया? यहाँ पे तुम्हारे को जो tan थीटा मिलेगा दैट इज इक्वल टू ax की जगह क्या लिखो, a cos अल्फा। इस तरह से लिख दिया आपने ax अपॉन, नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, g माइनस tan थीटा इज इक्वल टू a cos अल्फा अपॉन g माइनस a sin अल्फा। थीटा जो है वो लिक्विड कॉलम का हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा जो है वो लिक्विड कॉलम का हॉरिजॉन्टल के साथ। हाँ लिक्विड ये साइड के साथ है, अरे तो नीचे जा रहा है तो पीछे की तरफ पुश करेगा ना, स्लो फोर्स पीछे धकेलेगा कि आगे धकेलेगा। इसीलिए दोनों का इम्पैक्ट आएगा उसमें,
इसीलिए वो थीटा का वैल्यू हम उसको हॉरिजॉन्टल के साथ देंगे, दोनों का इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, वो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर थीटा नेगेटिव में आया तो नीचे हो जाएगा फिर थीटा का वैल्यू, तो यहाँ तो लेवल अप होगा या जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ, इसलिए हमारे पास दोनों का इम्पैक्ट आएगा। हम एक ऑर्डिनरी केस पहले लेकर चले ना नॉर्मल वाला, और अभी आप हॉरिजॉन्टल के साथ देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल के साथ देखोगे तो भी आप देखो ना कितना भी सर्कल नीचे आएगा तो भी यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ तो एंगल कितना बनाएगा, 0 से नीचे तो क्या आएगा, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ किया जा रहा है ना, एंगल इसके साथ इंक्लाइन सरफेस के साथ ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं। तो इसमें ऊपर सेकंड का हेडिंग क्या है, कंटेनर मूव्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर कंटेनर इंक्लाइन प्लेन में ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाता है तो उस केस में ये हमारे पास आ रहा है, जिसमें अल्फा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, थीटा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो एंगल बना रहा है उसके बाद है। अगर नेगेटिव है थीटा की वैल्यू थीटा के लिए पहले तो अरे भाई नीचे नेगेटिव कैसे आएगा, पहले तो खुद सोच, इतना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ इतना तो गैप आ रहा है, नीचे भी आ रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल पे तो बदल ही जाएगा, जो आएगा वो वैल्यू तेरे को दे देगा कोई फाइन नहीं। चलिए अभी यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब उसके बाद में थर्ड एक क्वेश्चन लिखेंगे, अ कंटेनर ऑफ रेडियस आर equal to 1 meter and height h equal to 3 meter and height h equal to 3 meter, 2/3 filled with water, 2/3 filled with water, ये जो 3 मीटर की हाइट है उसका 2/3 जो है किससे भरा हुआ है, वाटर से, is rotate about its vertical axis, is rotate about its vertical axis determine the speed of rotation determine the speed of rotation when water starts spilling over the rim, just start हुआ है ना, water starts
spilling over the rim. The water starts spilling over the rim. चलिए ओमेगा से इसको हम रोटेट करवाएंगे। ये रेडियस हमारा आर है और जब हम इसको ओमेगा से रोटेट करवाएंगे तो होगा क्या बताओ? वाटर ये इस तरह से बाहर की तरफ जाने लगेगा। तो आप बड़े ध्यान से देखते हैं, इस केस में वाटर इस तरह से अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, स्पिल आउट होना है ना, तो इस तरह से सरफेस पे वाटर आने लगे। जैसे नो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाने लगेगा। किससे दूर जा रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दिख रहा है हम लोगों को? कोई कंफ्यूजन? जस्ट स्टार्ट वाला मतलब ऊपर की तरफ इस तरह से वाटर ट्रेक हमारे कहां तक आ चुका है? ऊपर उसके रिम पे आ चुका है। उससे ज्यादा और घुमाओगे तो फिर वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब मुद्दा ये है कि सर यहां से लेकर यहां तक की ये जो हाइट है, जिसको मैं y बोलू, h बोलू, चलो मैं h कैपिटल h बोलूं, y बोलना पड़ेगा, y बोलू, ये कितना है वो मुझे पता चलना चाहिए। अगर ये मुझे पता चल जाए तो ये तो मुझे पता ही है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x जो है वो कितना है, r के इक्वल, रेडियस के इक्वल। और फिर मुझे इस y का भी फॉर्मूला पता है, डेट y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। इसमें y और r का वैल्यू आ गया है यहाँ पे, और मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। बट मुझे उसके लिए y क्या अभी बोला है, जस्ट स्टार्ट टू स्पिल बोला है ना। अभी क्या है ये, स्टार्ट टू स्पिल बोला है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब अभी भी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तुम्हारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और जो ओमेगा मिलेगा, जैसे वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिला था, यहाँ ओमेगा जो मिलेगा वो कौन सा होगा, मैक्स ओमेगा। अरे हाँ ना, करो बेटा, बात करो आराम से। क्या चल रहा है बेटा? हाँ इधर इधर पीछे क्या चल रहा है? बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर, 2 मिनट और रुकोगे ना तो इधर उधर घूमे जब तक, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ लिखने नहीं आया। अगर बाकी है तो 2 मिनट 2 लाइन छोड़ दो, समझ लो पहले, क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ मैं। अच्छा पॉइंट है, ध्यान से रखना कि जस्ट स्टार्ट वाला है तो वॉल्यूम अभी भी जैसे ए मैक्स में देखा था, वॉल्यूम तुम्हारा क्या था वहाँ पे, कंजर्व। जैसे यहाँ पर भी वॉल्यूम कंजर्व है, तो वही हमने क्या, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है? इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम आएगा। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है देखिए, इनिशियल वॉल्यूम निकालिए इस कंटेनर का, कितना होगा भाई? सिलेंड्रिकल शेप है, क्यूबॉइड तो है नहीं, सिलेंडर ही दिया है ना उन्होंने,
तो सिलेंडर और रेडियस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इनिशियल होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। क्लियर है? और फाइनल में क्या दिख रहा है? फाइनल में हमारे को ये जो शेप दिख रहा है, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, ऊपर वाला तो पैराबोला वाला पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा इसको। कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने? 2 पार्ट। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात जो है हम लिखने वाले हैं, जब भी आपको ये इस तरह का पार्ट का वॉल्यूम निकालना, जितना भी हो उतना देखेंगे, इस तरह का पैराबोलाइड वाले पार्ट का वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड अगर हमें निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर का फॉर्मूला लिखते हो ना, उसका हाफ, मतलब हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे मान लो एच की जगह अगर मैंने वाई लिखा है तो यहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये एक चीज याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी 2 पार्ट में है, ऊपर पैराबोलाइड है, नीचे सिलेंडर है, उसका कोई दिक्कत नहीं, उसके पापा का डायमंड का बिजनेस करो, तो वो उससे बोला पापा का बिजनेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो अपन कुछ नहीं तो पापा के बिजनेस में बैठ गए। चलिए यहाँ पे आए, अब 2 पार्ट में दिख रहा है, ऊपर वाला पैराबोलाइड और नीचे सिलेंडर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले का तो कितना हुआ, हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू वाई, और नीचे वाला कितना हुआ आपके पास में पाई। ये तो सिलेंडर है ना नीचे वाला पार्ट, तो और हाइट टोटल एच माइनस वाई हो गया, तो इसका क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकल के उड़ गया, स्मॉल एच इक्वल टू वाई बाई 2 प्लस एच माइनस वाई। स्मॉल एच को भी क्या लिख सकते हो आप, 2h/3 इक्वल टू वाई बाई 2 प्लस एच माइनस वाई। इसको भी यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना है, माइनस वाई बाई 2 प्लस एच, इसको इधर भेजा तो वाई बाई 2 इज इक्वल टू एच माइनस 2h/3, मतलब h/3, तो y इक्वल टू कितना है, 2h/3। समझ में आ गया? तो y तुम्हें अच्छे खुशी खुशी मिल चुका है, यस और नो। y मिलने के बाद में अभी आपके पास में इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। तो y की जगह रखेंगे 2h/3 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिल रहा है, देखिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4hg अपॉन 3r स्क्वायर और स्क्वायर रूट इधर कर लीजिए। वैल्यू दिया है क्या कुछ, h का कितना है, 3 है, g का वैल्यू कितना है, 10 है, r का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है बताओ, अंडर रूट ऑफ 40, ओमेगा है तो रेडियन पर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, अरे क्लैरिटी आई कि नहीं आई है? एक नई चीज और सीखने को मिली है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलिक सीखने को मिला है। और जैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला, वाई का फॉर्मूला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जल्दी फटाफट,
तो y अगर ओमेगा नहीं पता है तो y हमेशा 2h/3 होगा। अभी ओमेगा नहीं पता है तो भाई निकालो ना इतनी मेहनत करके। निकालेगा तो आएगा ना 2h/3। वॉल्यूम को अलग अलग है। यहाँ निकाला ना इतनी मेहनत करके, जैसे निकाला वॉल्यूम कंसिडर करके वैसे निकालेंगे, हमेशा 2h/3 होगा। यहाँ इतनी मेहनत करके वॉल्यूम कंसिडर करके इसका फॉर्मूला लिख के उसका फॉर्मूला यार 2h/3 जो आएगा वो लेंगे ना भाई। भाई कंडीशन हर कल्चर में यहाँ पे 2h/3 की जगह h/3 होता है तो उससे कुछ अलग आंसर आ रहा होगा। मान लो जैसे यहाँ h/3 होता, यहाँ h - h/3 तो वो कितना होता 2h/3, फिर 2 इधर आता, उधर तो 4h/3 आ रहा। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट तू ये देख रहा है, अच्छा ये h/3 है तो y भी हमेशा 2h/3 आना चाहिए, बरोबर। तो ऐसा दिमाग मत लगा, जहाँ दिमाग लगा सकते थे ना वहाँ मैंने दिमाग लगा के नोट बना के दिया, ठीक है। तो तुमसे ज्यादा इस मामले में दिमाग लगा दो, कहाँ हम शॉर्ट बनाते, जहाँ नहीं बन रहा है वहाँ पे नहीं है शॉर्ट। तो ये आपको जो शेप देगा चलिए हो गया। नेक्स्ट स्टडी डालेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स।
इसका जो आएगा वो हमारा कौन सा है, हाइड्रोस्टैटिक। देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को हम समझते हैं बढ़िया से, क्या है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को क्लियरली एक बार देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स द, हमने आपको 2.4 2.5 ऐसा कुछ लिख रहे थे क्या? डायरेक्टली ये प्रेशर के अंदर का लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद प्रेशर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आंटी हर लेक्चर में आपको समझा देते हैं। अरे नहीं हर बार क्या पता क्या पूछा। चलो आप क्या दिक्कत हो गया। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज जो मुझे समझना है वो है प्रेशर डायग्राम। क्या है पहला वाला पॉइंट कि क्या होता है प्रेशर डायग्राम। अगर मैं प्रेशर डायग्राम की बात करूं, मान लीजिए ये रहा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस। कौन सा सरफेस है ये? हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके ऊपर लिक्विड आप ये देख पा रहे हैं, ये रहा लिक्विड। क्लियर है? कितनी हाइट का लिक्विड है? यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए h हाइट का लिक्विड है। क्या हर जगह पे लिक्विड ने सेम प्रेशर एक्सर्ट किया है? सेम प्रेशर एक्सर्ट किया है? कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सेम जगह पे? प्रेशर ड्यूटी। तो एक चीज ये समझ में आया, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया दिस इज द प्रेशर डायग्राम। क्या है ये? मान लीजिए अगर वर्टिकल है, लिक्विड दिख रहा है आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्यों आता है? ये कौन सा सरफेस है बताओ? वर्टिकल सरफेस है। इस पे अगर मैं बात करूं प्रेशर की इंटेंसिटी की, तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हुई? h1। और ये वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा क्योंकि इधर की हाइट ज्यादा है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये जो डायग्राम बना आपका, ये कौन सा डायग्राम हुआ? प्रेशर डायग्राम। ये जो डायग्राम बना वो कौन सा डायग्राम हुआ आपका? प्रेशर डायग्राम। जैसे होना हम एक ही फेस पे देख रहे हैं, एक फेस। ठीक है, हम फोर्स जो निकालेंगे वो एक फेस पे देखेंगे।
इधर से अगर लिक्विड भी है तो एक फेज पे ही देख रहे, दोनों साइड नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन दी वन फेज। अगर यही सरफेस को मैं इंक्लाइन कर दूं तो भी प्रेशर डायग्राम आप बना पाएंगे उसके ऊपर आराम से। तो अभी आपने एक चीज देखा होगा कि ये जो मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम्स थे, ये कौन से डायग्राम है? दिस इज प्रेशर डायग्राम। तो प्रेशर डायग्राम का मतलब क्या है? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ intensity of pressure, intensity of pressure। यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई, प्रेशर डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिला है। अब दूसरा पॉइंट हमारे को निकालना है हाइड्रोस्टैटिक इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के प्रेशर की इंटेंसिटी की बात है। दूसरा है कि अगर मुझे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, क्या निकालना है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे उसको हम? हाइड्रोस्टैटिक। यहाँ तक तो क्लैरिटी है। अब हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे उसके कुछ मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेथड टू फाइंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। मेथड टू फाइंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। पहला जो मेथड है, पहला जो फॉर्मूला है, वो हम जनरली किसके लिए यूज करेंगे? फॉर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर तो सेम ही हो गए। रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लेट, ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लेट के लिए देख लेते हैं कि भाई कितना होने वाला है। रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लेट में अगर हम देखें तो अगर उसमें भी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेट में कोई दिक्कत है? उसमें तो ये रही आपके प्लेट और हर जगह पे प्रेशर क्या लग रहा है? सेम ही लग रहा है। यहाँ तो प्रेशर कितना लग रहा है हर जगह पे? रो जी एच। कोई दिमाग लगाने जितनी जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखा रो जी एच। और आपको फोर्स निकालना था तो फोर्स इक्वल टू आपने क्या बोला कि भाई वो जो प्रेशर है इनटू एरिया, सब जगह प्रेशर सेम ही लग रहा है, रो जी एच इनटू एरिया। सही है यहाँ तक? फिर जो दूसरा प्लेट है वो कौन सा? वर्टिकल। यहाँ दिमाग लगाना है। वर्टिकल प्लेट पे दिमाग लगाना है। वर्टिकल प्लेट पे कैसे करेंगे भाई? ये है हमारे पास में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन फेज। लिखा भी क्या मैंने? वन फेज, एक फेज। अब यहाँ पे
ठीक है। अब इस केस में सबसे पहला जो काम आप करेंगे, जो भी आप एक्चुअली में ये जो फोर्स लेते हैं वो एवरेज फोर्स हो गया। यहाँ पे रोज ये चीज लगने वाला है, यहाँ तो सब जगह सेम ही है। तो आपका जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, F is equal to average pressure into area. That F is equal to average pressure into area. क्लियर है? और एवरेज प्रेशर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इनटू एवरेज प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज प्रेशर अभी आप क्या निकालते हो कि भाई यार जो टॉप पे लगेगा प्रेशर प्लस बॉटम पे जो लगेगा डिवाइड बाय 2 कर देंगे इनटू एरिया। याद रखिए ये सिर्फ प्रोसेस इसमें लग सकता है रेक्टेंगुलर और फ्लैट प्लेट पे ही ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो कि h1 प्लस h2 बनेगा। तो दैट इज F इक्वल टू ये कितना हुआ रो जी h1 प्लस रो जी h2 डिवाइड बाय 2 इनटू F आ जाएगा हमारे पास में रो जी, ये एक चीज ध्यान में रखिए। ये तो किसमें हुआ हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट में, चाहे आपको हॉरिजॉन्टल दिया हो चाहे आपको वर्टिकल दिया हो, आप आसानी से निकाल लिख दीजिए फटाफट। बिना आवाज के चुपचाप लिखो यार।
हो गया लिखे? कौन सा जनरल में खड़े है ना? क्या है, अगर आपको ये फोर्स निकालना है, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, जो भी पॉइंट होगा उसका सेंट्रोइड देखेंगे, प्रेशर है सेंट्रोइड ऑफ surface into area. Pressure at centroid of surface into area. Pressure of centroid of surface into area. This force is equal to कौन बहुभुज की बात कर रहा है? कौन बहुभुज की बात कर रहा है? ये रहा सेंटर ऑफ मास का प्रेशर इनटू उस सरफेस का एरिया ऑफ दैट स्पेस, जो सरफेस होगा, जो फेस होगा वो, ठीक है? मान लीजिए ये दिया हुआ है हमारे पास कोई ट्राइंगुलर फेज है, कौन सा फेज है? इधर से आप देख पा रहे हो ना? अब यहाँ पे इस ट्राइंगुलर फेज का हाइट आपको दिया हुआ है कितना? h, कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? ये रहा उसका कौन सा पोजीशन है? सेंटर। यहाँ तुम्हारा क्या रखने वाला है? यहाँ पर प्रेशर हमें देखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं y। प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? रो जी इंटू यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई है? y प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है? वर्टेक्स से देख रहे हो 2h/3, वर्टेक्स से देख रहे हैं ना? 2h/3, बेस से h/3 होता है, वर्टेक्स से 2h/3। ये तो पता है ना ट्राइंगल में? ट्राइंगल में बेस से h/3 होता है और यहाँ से कितना होगा? 2h/3। ये पता है हम लोगों को? अरे हाँ या ना? इतना ज्ञान है या नहीं हम लोगों को? ट्राइंगल के अंदर ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? 2h/3। ये अगर h है तो ठीक है। इसका विड्थ जो है वो कितना दिया हुआ है? b। तो अगर आपको फोर्स निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे? P ऑफ COM इनटू एरिया। मतलब इस केस में ये एग्जांपल दिया मैंने ट्रायंगुलर। ρg इनटू y प्लस 2h/3 इनटू एरिया क्या हो गया? हाफ इनटू h। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मॉड्यूल है जल्दी लिखेंगे फटाफट। कौन लगा बात कर रहा है? यार दीदी यार आप बात करते हो। पीछे कौन दिख रहा है? मैंने पीछे देखा भी नहीं, वो लोग तो बोले थे वो सुना पर वो नहीं सुनना है, आगे देखना है। हाँ तो लिखो, अपने धीरे धीरे टाइम नहीं वेस्ट करना है। जब भी आप इधर देखेंगे तो आप भी पीछे देख रहे हो, तभी आप भी बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे। कितनी बात कर रहे हैं, तब आपको कुछ नहीं बोला। हाँ तो मैं तो तब से
बोल रहा हूँ कि कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, और वो पीछे आपके पीछे बैठने वाले को मतलब नहीं है पढ़ने की। पीछे तू ही बैठा है, 4 लोग बैठे हुए हैं पीछे। मतलब तो अपने को भी नहीं है यार, इसमें तो नहीं है। झूठ तो बोल ही रहा हूँ मैं, बात तू भी कर ही रहा होगा, ऐसा ही नहीं कि वो बात कर रहे हो और तुझे कोई नहीं। सब जब कोई बात नहीं कर रहा तो मैं ही बात कर रहा हूँ, फिर और से क्या है। वो उधर एक मोदी है, उसको 10 बार बोल दो तो वो नहीं है, वो हमेशा बात करते हुए दिखेगा। तेज क्या आवाज चल रही थी? वो कौन है? तू कौन है? कौन है तू? क्या बात चल रही है? अरे वो आपने जब बोला तो मैंने जनरल में वो पीछे का टर्म पूछा, तो बोल रहे बात आपने पूछा ना कौन बात करे, तो मेरा नाम बोल रहे, इसलिए बोला कि वो तो बोल नहीं पाए। फोन कौन यूज कर रहा है? जो अभी मेरे से लड़ रहे थे वो फोन यूज कर रहा है। तेरा पूरे नोट्स पेपर पूरे कंप्लीट है। पर फोन शांति से चुपचाप पहले आप फोन निकाल पढ़ो, समझो बेटा, मेरे लिए नहीं समझे, मेरा काम हो गया। अब समझना नहीं समझना तुम्हारे ऊपर ही है। हाँ, मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 145 में क्वेश्चन 18। बार बार नहीं बोलूंगा इसे। फटाफट लिखो और आगे बढ़ो फटाफट। एक एक को यहाँ पे मैं भाई चुप रहे ये मेरा काम नहीं है। नहीं पढ़ना है मैं चले जाता हूँ क्लास के बाद। Exercise 1, question number 18. हाँ, सॉल्व करना है, देखना नहीं है उसको। क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए इसको हमने हिंज किया है तो कहाँ से किया है बताओ? मिड पॉइंट से हिंज किया। कहाँ से हिंज किया गया है इसको? मिड पॉइंट से हिंज किया गया। अभी आपको मिड पॉइंट के ऊपर अलग प्लेट पकड़नी पड़ेगी, मिड पॉइंट के नीचे अलग पकड़नी पड़ेगी। तो अभी आप देखेंगे मिड पॉइंट के ऊपर ये वाला पार्ट है, यहाँ एक फोर्स लगाओ। तो फोर्स कहाँ लगेगा? बेसिकली जो हमारे पास में अब इसका फोर्स जो आपका लगेगा वो कहाँ होगा? वो फॉर्मूला क्या होगा? बाई पी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया है ना। तो अब COM इसका ऊपर वाले अपर हाफ का देखना पड़ेगा पहले। अपर हाफ का कितना होगा? h/2 का भी हाफ h/4। तो क्या होगा? दैट इज F1 इज इक्वल टू रो जी h/4 इंटू एरिया। और एरिया जो हम निकाल रहे हैं वो भी क्या होने वाला है? यहाँ पे फेस का भी वो हाफ एरिया आने वाला है। अगर ये पूरा एरिया ए है तो एक काम करो, इसका एरिया ए मान लेते हैं, ए लिख देते हैं, इस पार्ट का एरिया ए, ठीक है। और इधर की तरफ एरिया जो है वो आई थिंक कुछ उन्होंने दिया है क्या? बिल्कुल दिया है कुछ? अगर हम प्लेट की बात करें तो 1x1 दिया है, मतलब हाँ वो फोर्स जो दिखाया है वो सबसे नीचे दिखाया है। हाँ, तो नीचे दिखाया है। तो यहाँ पे अभी रोकने के लिए फोर्स लगा है, दिस इज रेजिस्टिंग फोर्स, वो कितना है वो निकालना है। अब यहाँ से ये क्लियर हुआ तो एरिया ये जो दिखा हमारे पास में ये 1/2 हुआ। h का वैल्यू कितना है? 1 है तुम्हारे। h का वैल्यू कितना है? 1। तो एरिया में यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या आएगा? ये इसका प्लेट का एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या मिलने वाला? दैट एरिया इज इक्वल टू h/2 इंटू विड्थ। 1/2 इंटू विड्थ तो 1 ही है, तो कितना आ रहा है? 1/2। एरिया भी आया 1/2। यहाँ से तुम्हें फोर्स 1 की वैल्यू मिली रो जी इंटू h का वैल्यू कितना है? 1 रो जी/2। अब ये यहाँ लग रहा है दूसरा इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो दैट F2 इज इक्वल टू P ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है वो निकालो अभी। F2 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? सेंटर ऑफ मास के h/4 पे ये h/2 था, यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना होगा? h/2 प्लस h/4 कितना होगा? 3h/4। तो रो जी इंटू 3h/4 इंटू एरिया। तो रो जी इंटू h का वैल्यू तो 1 है, तो 3/4 एरिया का वैल्यू कितना होगा? 1/2 इंटू विड्थ कितना है? 1। तो रो जी इंटू 3/8। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। अब अगर हमें इसको होल्ड करके रखना है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि भाई इधर से जितना फोर्स आ रहा है ना, और उतना ही इधर से। अब ये देखिए ये क्या है? इसको अगर मुझे होल्ड करके रखना है इधर से, और ये एक हिंज पॉइंट और है, हिंज पे भी फोर्स लगा होगा। तो इधर से फोर्स F1, इधर से फोर्स F2 और इधर से फोर्स F। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या लेना पड़ेगा? वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना पड़ेगा हमें। तो भाई जितना ये टॉर्क दे रहे होंगे उतना ये टॉर्क तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, क्योंकि हिंज पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स से नहीं कर पाओगे। राइट साइड का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स करोगे तो हिंज पे लगने वाले फोर्स का क्या है वो तो पता ही नहीं हमें। तो टॉर्क से कर लो, टॉर्क ले लो किसके अबाउट? हिंज पॉइंट के अबाउट, और बोल दो भाई नेट टॉर्क 0 था। हिंज पे लगने वाले फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा सीधा। तो अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? F1 इंटू ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? h/4। ये भी कितना है? h/4। और इसका कितना है? ये हैंड में लग रहा है h/2। ये कौन से सेंस में आ रहा है बताओ? क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव F1 इंटू h/4।
ये कौन से सेंस में है? पॉजिटिव F2 into H by 2। ये कौन से सेंस में है? क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव F into H by 2 इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? F1 का वैल्यू डालो, कितना आ रहा है? रो जी by 8। H का वैल्यू तो 1 है। इधर कितना आ रहा है? रो जी by 8। ठीक है, उसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये नेगेटिव इधर भेज दिया मैंने F by 2। इधर एलसीएम दिया, कितना है? 32। 32 में से 3 minus 2 बचा ना, 2 रो जी अपॉन 32 बराबर है। 2 रो जी by 2 रो जी by 32 by 16 रो जी by 8। एक सेकेंड, सर इसमें pH बैक होगा। दो लिक्विड नहीं है, एक ही लिक्विड है। दो लिक्विड नहीं है, एक ही लिक्विड है। गलती कर सही जगह रो जी इंटू, एक मिनट, एरिया तो नहीं है और इनटू हो जाएगा ये OH बाय एरिया इक्वल टू M इंटू माइनस H by 2। एक लाइन हमारे को पहले लिखनी पड़ेगी। तो दो लिक्विड नहीं है, एक ही लिक्विड है। मैंने गलती से इसको दो पार्ट में कर दिया है। एक सेकंड, ट्राई चलिए, एक मिनट, इसमें दूसरे मेथड ट्राई करने की एक लाइन लिखो पहले। ये लिखा हमने यहाँ तक। अब लिखना है सेंटर ऑफ प्रेशर। हाँ, ये नोट में लिख दो, सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या लिख रहे हैं हम लोग? सेंटर ऑफ प्रेशर। और सेंटर ऑफ प्रेशर और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और इसमें लिखना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इट ऑलवेज, इसको लिख दो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट at the centroid of pressure diagram।
hydrostatic force always act at the centroid of pressure diagram. Always act at the centroid of pressure diagram. Always act at the centroid of pressure diagram. ठीक है? Hydrostatic force always act at the centroid of pressure diagram. कहाँ लग रहा है वो? centroid of pressure diagram पे लग रहा है. तो ये रहा हमारे पास. अभी ये क्लियर हो गया तुम्हारा? कहाँ लगेगा? centroid of pressure diagram. चलिए अभी आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे. ये रहा प्लेट और ये भले ही यहाँ से हिंज है. पूरा प्लेट किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर. एक ही लिक्विड है, दो अलग अलग लिक्विड. हमने गलती क्या कर दी? दो अलग अलग लिक्विड मान के चल लिया है ना. एक ही लिक्विड. जब एक ही लिक्विड है इसका प्रेशर डायग्राम बनाते हैं. अभी हम जब हम इसका प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ यहाँ तो जीरो रहेगा प्रेशर, यहाँ प्रेशर मैक्सिमम रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा इसका प्रेशर डायग्राम. यहाँ लिक्विड का प्रेशर यहाँ तो जीरो रहेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड है ही नहीं. ये रहा प्रेशर डायग्राम. इसका सेंट्रोइड कहाँ बनेगा भाई? ये रहा इसका सेंट्रोइड, बरोबर. और इस सेंट्रोइड पे क्या लग रहा होगा आपका? फोर्स. क्लियर है? तो फोर्स कहाँ लग रहा है आपका? सेंट्रोइड ऑफ प्रेशर डायग्राम पे. यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट h है, तो ये कहाँ लगेगा बताओ? h/2h/3 पे. कहाँ लग रहा होगा? 2h/3 पे. इसमें यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमारे को चाहिए. तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? h/2. तो ये हमने क्या किया? 2h/3 माइनस h/2 किया, तो कितना आ रहा है? h/6. कोई कंफ्यूजन? और इधर से ये फोर्स लग रहा है F, जो आपको ये है FH हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. ये रहा F जिसका वैल्यू हमें निकालना है. तो पहले तो हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकालते हैं. तो वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल है. प्रेशर ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया. सेंटर ऑफ मास, प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये रहा. ये तो सेंट्रोइड ऑफ प्रेशर डायग्राम है. ये तो क्या है? प्रेशर डायग्राम का सेंट्रोइड. प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो यही है ना. तो उस केस में वहां प्रेशर कितना होगा? ρg इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? h/2 इंटू एरिया. आया ना. h का वैल्यू तो 1 है, इंटू एरिया पे कितना हुआ? 1. तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास में? ρg/2. कितना आ रहा है ये हमारे पास में? ρg/2 जो है हमें आसानी से मिल रहा है. ठीक है. अब हम यहाँ पे लगाएंगे टॉर्क, क्योंकि हमारे को ये नीचे F वाला फोर्स लगाना था. टॉर्क लगाया किसके अबाउट? हिंज के अबाउट. इट शुड बी 0. तो लिक्विड की वजह से एक फोर्स आ रहा है विच इज FH इनटू ये इस सेंस में टॉर्क दे रहा है एंटी-क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव इनटू h/6. ये इधर दे रहा है क्लॉकवाइज विच इज नेगेटिव. F इनटू हिंज के अबाउट कितना है? h/2. तो FH का वैल्यू लिखा ρg/2 इंटू h/6. ये इधर आके F इक्वल टू h/2. पहले तो 2 से 2 कैंसल, h से h कैंसल, तो F का वैल्यू कितना आ रहा है? ρg/. समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना. अच्छा क्वेश्चन, मजाक में अच्छा क्वेश्चन रहा. ठीक है. DPP 1 जो है हमारे मॉड्यूल जो आपको दिया हुआ है शीट का, वो DPP 1 आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं. ऑनलाइन DPP में टॉपिक सभी आपको समझ में आ गए होंगे. प्रेशर हमारा अभी कंप्लीटली खत्म हो चुका है. सिर्फ बाकी क्या है? बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन. ठीक है. मतलब दूसरा टॉपिक अभी बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन चालू करेंगे. प्रेशर अभी हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं. अभी
आप एक्सरसाइज 1 के अंदर तो पहले मार्क करवाए थे क्या? कल करवाए थे ना? कि नहीं करवाए? ये पेज नंबर 150 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी करना है। 150 पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 1 2 3 पर ऑलरेडी मार्क किए क्या? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 7। क्वेश्चन नंबर 6 7। ठीक, बाकी डीपीपी में दिया हुआ ही है ऑलरेडी। आपको कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्व करना हो तो फिर मैं ग्रुप पे भेजूं ग्रुप पे। नहीं तो क्या हो जाए ना, हाँ उसके पहले हो जाए तो मोबाइल